गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी ओवरऑल साइंस की मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा होता है। इनमें से कुछ चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बायोलॉजी में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, और फिजिक्स में आपके दो चैप्टर्स हैं जिनका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो दूसरा फिजिक्स का चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 चैप्टर्स आपके साइंस के जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, केमिस्ट्री में एक, बायोलॉजी में एक और फिजिक्स में 2 चैप्टर। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आप सभी ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम जरूर सुना होगा। आपके घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना हम सभी को आता है। हम फैन में यूज करते हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, इवन मोबाइल की चार्जिंग में, खाना बनाने में भी हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं। इवन आजकल तो जो व्हीकल हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बसेस भी इवन आजकल मार्केट में आने लगी हैं। तो इतना वाइडली यूज है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सवाल यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अभी यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ ऊपर छत पे, एक फैन। अभी मैंने इसको ऑफ रखा है, बट अगर मैं यहां पे बटन को ऑन कर देता हूं तो ये फैन क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। इसको कौन चला रहा है? आपका जवाब होगा सर इलेक्ट्रिसिटी चला रही है। कौन चला रहा है इसको? इलेक्ट्रिसिटी चला रही है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं। कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? यहां पे एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है। उस रेगुलेटर को पे नंबर मेंशन है 1 2 3 4 5। अगर मैं रेगुलेटर को 1 पे रखता हूं तो जो पंखा है वो धीमा धीमा चलेगा। अगर 2 पे कर देता हूं तो फैन और तेज हो जाएगा, 3 पे करता हूं और तेज, 4 पे और तेज, और 5 पे मैक्सिमम स्पीड पे ये फैन आ जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? जब मैं रेगुलेटर को 1 पे रखता हूं तो फैन धीमे धीमे चलता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने रेगुलेटर को 1 पे रखा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फैन तक करंट कम पहुंच रहा है, और करंट कम पहुंच रहा है तो उसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है वो भी कम मिल रही है, तो फैन धीमे धीमे चल रहा है। जैसे ही मैं इसको 2 पे करता हूं, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है और फैन तेजी से चलने लगता है, थोड़ा सा तेज चलने लगता है। और जैसे ही मैं इसको रोटेट करके घुमा के 5 में कर देता हूं तो इस बार रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट और ज्यादा हो जाता है, और जो फैन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो और ज्यादा मिलने लगती है, और फैन एकदम मैक्सिमम स्पीड पे, फुल स्पीड पे चलने लगता है। इसका मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो कि कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल का मतलब कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब कितनी एनर्जी देनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी ही है जो कि कंट्रोलेबल है और हमारे लिए कन्वीनियंट भी है। मतलब हम जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहें, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये तो बात हमें समझ में आ गई है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, बनती कैसे है, इसको समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कई तरीके से बनती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वहां पे कोल की हेल्प से बड़े बड़े बॉयलर में पानी को बॉयल करते हैं, और जो पानी को बॉयल करने के बाद जो स्टीम बनती है, उस स्टीम को तेजी से क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं, और वो स्टीम एक टरबाइन पे जाके टकराती है, टरबाइन रोटेट होती है, और जैसे ही टरबाइन रोटेट होती है, अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है जो उस रोटेशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। यानी स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वहां पे पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है
और पानी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर प्लांट होते हैं जहां पे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विंड प्लांट होते हैं बहुत सारे जहां पे विंड टरबाइन लगी होती है और जहां पर हवा में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि डिफरेंट एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही कभी खत्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को कभी खत्म कर सकते हैं। एनर्जी को केवल और केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो कोल के पास एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो सोलर में यानी सन की लाइट में एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हवाओं के पास जो काइनेटिक एनर्जी उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पानी के पास, वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं कि डिफरेंट एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी या बोले कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। इन सब के मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंस है इन सारों मैकेनिज्म में। ये हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है तो इस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट इस तरीके से आपको रफली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन यहां पे आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये पावर प्लांट जहां पे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, वहां से अगर हमें अपने घर में इलेक्ट्रिक फैन में, कूलर में, फ्रिज में, एसी में, इलेक्ट्रिक कार में उस एनर्जी का यूज करना है तो उस एनर्जी को हम पावर प्लांट से लेकर के अपने घरों तक, अपने फैन तक, अपने कूलर तक, फ्रिज तक, एसी तक या अपनी कार तक कैसे पहुंचाते हैं, अब हमें यह समझना है। यानी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे वहां से यहां तक लेकर के आते हैं, यह समझने की जरूरत है। और इसको अगर हमें ठीक से समझना है तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखनी होगी, जो हमें समझनी होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को वहां से यहां तक लेकर के आने में हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इन चीजों के थ्रू वहां से हम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने घरों तक लेकर के आते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझना है तो हमें पहले ये टर्म सीखने होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज, अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जिसमें नेट चार्ज जीरो हो या जिसमें कोई चार्ज ना हो, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है इसका मतलब यह है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन भी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है या उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है E। E का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। और कितनी होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये C क्या है, C है कूलम, जो कि चार्ज की SI यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो दोनों में ही बराबर होती है और ये इतनी होती है। बस डिफरेंस इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है -E और -E का मतलब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं जो प्रोटॉन में चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी +E। +E का मतलब है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देख रहे होंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें प्रोटॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है यानी उसमें नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब यह है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें प्रोटॉन भी है। तो जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नेट चार्ज जीरो है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। अब आपने ये सारी बातें कहीं ना कहीं क्लास 9th में केमिस्ट्री में या क्लास 10th में भी केमिस्ट्री में ही आपने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये बात पता होगी कि कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? एटम से मिलकर बनी होती है। और एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो कोई बॉडी बनी होती है एटम से और एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर आप देखेंगे कि जो एटम है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यानी एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजों से मिलकर के एटम बना होता है। और इस तरह के कई सारे एटम से मिलकर क्या बनती है? कोई बॉडी बनती है या कोई मटेरियल बनता है। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है? तो एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है। जैसे अगर ये एटम है तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? उस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। वहीं इस न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेल दिख रही हैं आपको, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इस तरीके से जो आपको एटम न्यूक्लियस के बाहर जो सेल दिख रही हैं, उन सेल में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप देखो तो एटम के अंदर दो चीजें हैं मेनली, एक तो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर हैं सेल्स। न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर उसमें भरे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होती हैं उनमें घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं, आपको पता है कि प्रोटॉन में तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है क्या? जवाब है नहीं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। तो आपने ये बात समझी कि जो एटम है, एटम बेसिकली तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्ज लेस होता है। अब ये जो दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो होते हैं एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर। वहीं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूम रहे होते हैं सेल्स में, सेल के अंदर। तो अगर कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर है, यानी वो इतना बड़ा जो एटम है उसके बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है, तो उस चीज को वहां से बाहर निकालना मुश्किल काम होता है। कभी भी उसको वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर करना बहुत मुश्किल काम है। और सिमिलरली उसका उल्टा भी, कि अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर से लाना है और उसको न्यूक्लियस के अंदर डालना है तो वो भी इम्पॉसिबल काम है। इसका मतलब यह हुआ कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस से उनको निकाल के एटम के बाहर फेंकना वो भी मुश्किल काम है, और बाहर से उनको न्यूक्लियस के अंदर डालना ये भी बहुत मुश्किल काम है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो फिर ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, स्पेशली वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी आसान है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस आउटर मोस्ट सेल में ले आना भी आसान काम है। तो आपको मोटी मोटी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एटम के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर करना या बाहर से न्यूक्लियस के अंदर ले जाना, ये हाईली इंपॉसिबल है, ये कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो फिर यह किया जा सकता है कि इन न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेल्स हैं और सेल में जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन हैं, स्पेशली वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देना आसान काम है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन को उस आउटर मोस्ट सेल में लेके आ जाना ये भी आसान काम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाला भी जा सकता है और एटम के अंदर लाया भी जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर में, उसके अंदर होते हैं, तो उन्हें निकाल पाना
मुश्किल काम है, या बाहर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ला करके न्यूक्लियस के अंदर डाल देना, यह भी मुश्किल काम है। तो किया क्या जा सकता है? केवल यह किया जा सकता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन को बाहर से ला करके आउटर मोस्ट शेल में भी रख सकते हो। यानी इलेक्ट्रॉन का लूज भी किया जा सकता है, यानी उसे बाहर भी निकाला जा सकता है, और गेन भी किया जा सकता है, यानी उसको बाहर से एटम के अंदर भी लाया जा सकता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी भी ना तो उसका लॉस किया जा सकता है, यानी उसको बाहर किया जा सकता है, और ना ही उसका गेन किया जा सकता है, मतलब ना तो उसको बाहर से एटम के अंदर लाया जा सकता है। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, उसका मतलब है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें क्या है? प्रोटॉन भी है। यानी जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, और नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन मान लेता हूं कि मैंने क्या करा कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर दिए? बाहर कर दिए। कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर दिए? बाहर कर दिए। तो क्या होगा? तो उसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि जब वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी थी तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, यानी जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। नेट चार्ज कितना था? जीरो था। अब आपने क्या करा? उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिए, और जब आपने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिए तो आप क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है। यानी इस बार क्या होगा? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है उतना ही प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि आपने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के एटम में से बाहर कर दिए हैं। तो इस बार नेट नेगेटिव चार्ज कम हो गया और नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। यानी उस एटम के अंदर क्या आ गया है? नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसमें नेट कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेट पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली मान लो इस बार मैं ये करता हूं कि एक न्यूट्रल बॉडी में से क्या करता हूं कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को लेकर के एटम के अंदर आ जाता हूं, तो क्या होगा? जब वो बॉडी न्यूट्रल थी तो क्या था? जब वो बॉडी न्यूट्रल थी तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही उसमें क्या थे? प्रोटॉन भी थे। यानी जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी था, नेट चार्ज जीरो था। लेकिन अब क्या किया मैंने? अब मैंने ये किया कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेकर के मैं एटम के अंदर आ गया हूं, तो क्या होगा? तो इस बार जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने पहले थे। इसका मतलब है कि इस बार नेट नेगेटिव चार्ज उसमें बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के आते हो, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन का गेन करते हो या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है तो क्या होगा? तो उसमें नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात हमने ये समझी अभी तक कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो चार्ज हो गई है। और वो किस तरह की चार्ज हुई है? वो पॉजिटिवली चार्ज हुई है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? लूज किए। और अगर कोई बॉडी क्या करे? इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ गेन कर ले, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन करने का मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी बॉडी क्या हो जाएगी? ऐसी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी समझनी है कि हमेशा लूज यानी लॉस और गेन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। कभी भी प्रोटॉन का लॉस या गेन नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। वहां से उन्हें निकालना या वहां तक लाना, दोनों ही काम बहुत ही इंपॉसिबल है, वो नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा जो मूवमेंट होता है, यानी लॉस होता है या गेन होता है, वो किसका होता है? वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? कूलम होती है। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? एसआई, मीटर। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझी हैं। आपको ध्यान से ये सारी चीजें सुननी है और ये नोट भी कर लेनी है, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप ये समझिए कि यहां से आपके एग्जाम में
या तो ऑब्जेक्टिव टाइप या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है वो आपको क्लियरली सुनना है और ये जो मैंने नोट करा है वो आपको नोट भी करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी सपोज करिए कि 10 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देती है, लूज का मतलब कि बाहर हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हुए यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है। और इलेक्ट्रॉन को जब लूज करती है कोई बॉडी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है? आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज किया है तो उसमें क्या आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी प्लस ई का चार्ज आएगा, यानी प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आएगा। अब अगर उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो क्या होगा? तो उसमें जो नेट चार्ज आएगा वो आ जाएगा 10 × चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस बार क्या करती है कि 10 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, यानी बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो क्या होगा? तो उसने क्या करा है? उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसमें क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसमें जो चार्ज आएगा वो आएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर उसने ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या हो जाएगा? तो उसमें जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन का लूज करती है या n इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसमें नेट चार्ज कितना आ जाएगा, ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये क्या है? ये है Q = ±NE। इसका मतलब है द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी Q = ±NE। अब प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो पॉजिटिवली चार्ज है यानी अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q = +NE। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो गेन कर रही है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q = -NE। n क्या है? n है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और E क्या है? E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सिंपली Q = ±NE। प्लस कब यूज करना है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हो, और माइनस कब यूज करना है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हो तब। तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट पे। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ चुके हैं, और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना जरूरी था, और हम वो समझ चुके हैं। तो अब आते हैं हम किस पे? इलेक्ट्रिक करंट पे। It is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor in unit time। मतलब है कि यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि करंट क्या है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जब स्कूल जाते हो तो कैसे जाते होगे? मेन गेट से अंदर स्कूल जाते होगे, और मान लेते हैं कि स्कूल का जो गेट कीपर है उससे मैंने ये बोल दिया है कि आपको बताना है कि पिछले 1 घंटे में यहां से कितने बच्चे स्कूल के अंदर गए हैं। तो आप लोग स्कूल जाते हैं, मेन गेट से स्कूल के अंदर जाते हैं, और आपके गेट कीपर को मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको बताना है कि इस 1 घंटे में इस स्कूल के गेट से, मेन गेट से कितने बच्चे स्कूल के अंदर गए हैं। क्लियर है बात? तो मैं जब गेट कीपर से जाकर के पूछता हूं और गेट कीपर मुझे जवाब देता है कि पिछले 1 घंटे में इस स्कूल के मेन गेट से 3600 स्टूडेंट गेट के अंदर गए हैं, यानी स्कूल के अंदर गए हैं, तो आप समझिए कि 1 घंटे का मतलब क्या है?
एक घंटे में 3600 स्टूडेंट गेट के अंदर गए हैं, यानी स्कूल के अंदर गए हैं। और एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं कितने? 60 सेकेंड। इसका मतलब है 1 इंटू 60 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड मतलब कि एक घंटे में गेट कीपर ने मुझे बताया कि 3600 स्टूडेंट स्कूल के अंदर गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3600 सेकेंड में 3600 स्टूडेंट ही गेट के अंदर गए हैं। तो एक सेकेंड में कितने गए होंगे? अगर 3600 सेकेंड में 3600 स्टूडेंट गेट के अंदर गए हैं तो एक सेकेंड में कितने गए होंगे? डिवाइड कर दो, 3600 डिवाइड बाई 3600, आएगा आंसर कितना? 1। यानी एक बच्चा एक सेकेंड में अंदर जा रहा है। तो यूनिट टाइम में यानी 3600 सेकेंड में अगर इतने बच्चे गए हैं तो एक सेकेंड में कितना बच्चा गया है? यही क्या है? यही है इलेक्ट्रिक करंट। समझते हैं। मान लेता हूं कि ये एक वायर है या एक कंडक्टर है। आप सभी को मालूम होगा कि कंडक्टर बेसिकली किस तरह का होता है? सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। अगर आप चाहें तो अपने घर की वायर देख सकते हैं। वायर आप देखोगे सिलिंड्रिकल जैसी होती है, और उस सिलेंडर को अगर आप कट करोगे और कट करके उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, यानी जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक वायर है, सिलिंड्रिकल है, और इसको मैं यहां से कट करता हूं और कट करके मैं देखता हूं तो ये मुझे कैसे दिखेगा? सर्कुलर शेप दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। इस सर्कुलर शेप को मैं क्या बोलता हूं? क्रॉस सेक्शन बोलता हूं। तो ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, यानी चार्ज क्या कर रहा होगा? चल रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो मैंने क्या करा? बिल्कुल वैसे ही स्कूल के गेट कीपर जैसे कि ये मेरे पास सिलिंड्रिकल वायर थी, सिलिंड्रिकल कंडक्टर था, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लेंथ बड़ी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का चलना का मतलब चार्ज का चलना। अब मैंने क्या करा? मैंने गेट कीपर को यहां पे बैठा दिया, एक गेट कीपर को यहां पे बैठा दिया इस क्रॉस सेक्शन के अंदर। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि ये वायर है ऐसे, तो मैंने क्या करा? इस वायर को ऐसे यहां पे एक एरो बना दिया, निशान बना दिया कि आपको यहां पे बैठ जाना है, यहां पे, और देखना है कि इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो उसने ये देखा कि टी टाइम में, जैसे मैंने गेट कीपर से बोला था एक घंटे में कितने बच्चे गए, वैसे इसने मुझे बताया कि सर टी टाइम में यहां पे क्यू इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं। टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? क्यू इलेक्ट्रॉन, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि क्यू चार्ज निकला है। कितना चार्ज निकला है? क्यू चार्ज। तो इसने बताया कि सर टी टाइम में मैंने जब देखा तो टी टाइम में, अब ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 और हो सकता है ना, 2 और हो सकता है, 5 और हो सकता है, एक दिन हो सकता है, 24 घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस गेट कीपर ने मुझे बताया कि सर टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज निकला है, क्यू चार्ज निकला है। तो यूनिट टाइम में कितना निकला है कैसे बताएगा? तो अगर टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज निकला है तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज निकलेगा? क्यू डिवाइड बाई टी। कितना चार्ज निकलेगा? क्यू डिवाइड बाई टी। भाई अगर टी टाइम में क्यू चार्ज निकला है तो यूनिट टाइम में कितना निकलेगा? क्यू बाई टी निकलेगा। ऐसे निकालते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर टी टाइम में क्यू चार्ज निकला है तो यूनिट टाइम में हो जाएगा क्यू बाई टी। और ये यूनिट टाइम में कितना चार्ज निकला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो है क्यू बाई टी। ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये जो मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन, इस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज आ रहा है तो यूनिट टाइम में कितना जाएगा? क्यू बाई टी जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस सेक्शन क्या है आपको समझ में आ गया? क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? जनरली अगर आप वायर देखोगे तो स्फेरिकल होता है, सॉरी सर्कुलर होता है, सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाता है ना। तो ये चार्ज क्यू डिवाइड बाई टाइम टी, क्यू बाई टी, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या आई बोलते हैं। अब हमने अभी क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ही होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई होता है। तो क्यू के प्लेस पे क्या कर सकता हूं मैं? एन इंटू ई कर सकता हूं, डिवाइड बाई टाइम टी। यानी करंट के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं? आई का क्यू बाई टी,
या दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा N ई डिवाइड बाई T। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है करंट का, क्या I इक्वल टू Q बाई T या N ई डिवाइड बाई T। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये बेसिकली करंट की डेफिनेशन और करंट का फॉर्मूला है। अब द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट की कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। सिमिलरली माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर अगेन एक छोटी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, और 1 माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। अमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको इतनी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, इस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना करंट फ्लो कर रहा है, 150 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को आप क्या करोगे, एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा 150, और 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, अभी हमने नोट किया था जस्ट पहले, तो ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। तो आपको गिवन था क्वेश्चन में कि एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट का मतलब वायर, आप समझ सकते हो, तो उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 150 मिली एम्पियर। तो आपको क्या करना होगा, इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, यानी सारा का सारा जो डेटा है वो आपको ऐसा यूनिट में रखना है, और करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो आपको करंट अगर मिली एम्पियर में गिवन है तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है अभी हमने समझा था कि 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, तो मैंने मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 150 एज यूजुअल, और मिली एम्पियर के प्लेस पे क्या आ गया, 10⁻³ एम्पियर आ गया। तो करंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है हमें कितना, 2 मिनट, यानी 2 मिनट का टाइम गिवन है। अब ये मिनट अगेन टाइम की ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, यानी हमें टाइम किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। तो हमें मालूम है कि 2 मिनट है और 1 मिनट में कितना टाइम होता है, 60 सेकेंड होते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। तो आपको करंट क्वेश्चन में गिवन है 150 × 10⁻³ एम्पियर, टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितना, 120 सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, यानी Q कितना है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमें मालूम है फॉर्मूला करंट का क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई T। तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। I इंटू टी का मतलब है I कितना गिवन है क्वेश्चन में, 150 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका करंट I, और टाइम कितना गिवन है 120 सेकेंड, तो इंटू कितना कर देते हैं 120 कर देते हैं। तो ये जो ओवरऑल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, आपको दिख रहा होगा कि ये 10⁻³ है, और यहां पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो का मतलब क्या है, 10⁻² है, एक 150 के साथ एक जीरो है और एक 120 के साथ जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब होता है 10⁻², और यहां पे है 10⁻³, तो 10⁻+2 और 10⁻³ कितना बचेगा, 10⁻⁻1। ये बेसिक मैथमेटिक्स है 7th 8th क्लास की, पावर एंड इंडेक्सेस की कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो, 2 जीरो, ये 2 जीरो क्या करेंगे, इसकी पावर को कम कर देंगे, तो ये 10⁻³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻1। अब 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 करोगे आप तो 12 इंटू 10 कितना होता है, 120 होता है, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब 180 इंटू 10⁻⁻1, अगेन ये जीरो इसकी पावर को और कम कर देगा, तो ये हो जाएगा 18। मतलब इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और क्योंकि ये चार्ज है, करंट को हमने एम्पियर में रखा है, टाइम को हमने सेकंड में रखा है, यानी ऐसा यूनिट में रखा है, तो जो चार्ज आएगा वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा किस में,
कूलम्ब में, यानी चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, उसमें आपका चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, करंट हमें गिवन था, टाइम हमें गिवन था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चार्ज। तो हमें मालूम I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, I और T को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान का रखना है कि जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सारी की सारी यूनिट किस में होनी चाहिए, ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। जैसे करंट एम्पियर में, टाइम सेकेंड में, तो जो आप चार्ज निकालोगे कैलकुलेशन के बाद वो भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, यानी कूलम्ब में आएगा। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है, 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इतने इलेक्ट्रॉन है जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, यानी बाहर से कोई बैटरी जोड़ी गई होगी या बाहर से कोई सोर्स होगा जो क्या कर रहा है, उस सर्किट को करंट दे रहा है और उस करंट में क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो आपने तो सिंपल क्या याद रखना है कि एक सर्किट है या एक कोई करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है, और ये कितनी देर तक फ्लो करते हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी देर तक, 20 सेकेंड, यानी टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम गिवन है आपको 20 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, यानी आई हमें निकालना है, करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, करंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो तो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला है वो तो Q बाई टी यानी चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें तो क्या गिवन है, हमें तो गिवन है केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम गिवन है। तो आपको एक और फॉर्मूला याद आना चाहिए कि करंट का एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम यहां पे करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं, I इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6 इंटू 10 टू द पावर 46 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने नोट कर दी। ई क्या होता है, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड लेना है हमें, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस और माइनस नहीं लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है। मैं केवल वैल्यू ले रहा हूं, नंबर ले रहा हूं। तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है इतना, तो एन हो गया, ई हो गया। अब आते हैं टाइम, टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20 सेकेंड का टाइम गिवन है। ये सारा बस हमें इसको कैलकुलेट करना, हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो एम्पियर में यानी ऐसा यूनिट में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है और जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वो हमने ऐसा यूनिट में लिया है, कूलम में लिया है, और टाइम भी हमें सेकंड में गिवन है यानी ऐसा यूनिट में गिवन है। तो जो करंट आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा यानी एम्पियर में आएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब अगेन आपको ध्यान रहे कि ये 10 की पावर प्लस 46 है और 10 की पावर माइनस 19 है। जब बेस सेम होते हैं और पावर, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 46 प्लस माइनस का 19 कितना हो जाएगा, 46 और माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 27, कितना हो जाएगा, प्लस का 27, यानी 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस में 27 डिवाइड बाई 20, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, है ना, यानी इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 0.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 27, ऐसे हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करते हैं, 16 इंटू 0.3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा 48, बट ये कैसा होगा, ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10 टू द पावर 27, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेसिमल को अगर आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 20। ये देखो ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, पावर एंड इंडेक्सिक्स। अगर आपको प्रॉब्लम हो और आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो जो कि बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर के है, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज होता है। अगर आपको इस तरह की पावर कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं इस पे, ये जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, इस पे भी एक वीडियो बना करके
डाल दूंगा, तो जिसमें आप ये जो कैलकुलेशन है वो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई वो कितना आ चुकी है 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी टॉपिक देखा है, इससे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।